Good evening, everybody. But in the previous class, we had done momentum and its applications. हमने momentum calculate कैसे होता है और momentum का क्या इफेक्ट होगा अगर हम उसका टाइम कम या ज्यादा करें, वो हमने बच्चे प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. ओके, सो बच्चे बेस्ड ऑन मोमेंटम चेंज, न्यूटन्स जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो बेस्ड है. तो बच्चे आज हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन करेंगे. We will see how we can derive the relation for calculating force based on momentum change. और बच्चे कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल्स हैं जो मोमेंटम चेंज पे बेस्ड हैं, जिससे हम फोर्स निकाल सकते हैं, उसको आज हम करेंगे. सो बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ऑलराइट, हमने बच्चे प्रीवियस क्लास में मोमेंटम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था. उसमें हमने सीखा था मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. व्हाट इज मोमेंटम? Momentum is product of mass and velocity. Momentum is product. You can say momentum is a physical quantity which is derived by product of mass and velocity. Okay, momentum is, आप लिख सकते हो momentum is a quantity which is product of mass, which is product of mass and velocity of an object. ओके, तो बच्चे इसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा था P इज इक्वल टू mv. और बच्चे इसके ऊपर बेस्ड हमने कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स भी किए थे. मोमेंटम को कैसे कैलकुलेट किया था? मोमेंटम इज इक्वल टू P इज इक्वल टू mv. और बच्चे हमने उसमें ये सीखा था कि अगर वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि देखो मास तो कभी जीरो नहीं हो सकता, पर अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, वेलोसिटी जीरो है, तो बच्चे मोमेंटम क्या हो जाएगा? मोमेंटम विल बी जीरो. ठीक है, सो व्हेन यू टॉक अबाउट मोमेंटम, इसमें मास और वेलोसिटी को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके हम इसकी वैल्यू निकालते हैं. अब अच्छा, थिंक ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया हमने डिस्कस किया था जब ऑब्जेक्ट जो है या तो रेस्ट पे रहने की टेंडेंसी हो या लगातार एक ही वेलोसिटी से चलने की टेंडेंसी हो. सो बच्चे क्वेश्चन यहाँ ये राइज करता है कि हम मोमेंटम को कैसे चेंज कर सकते हैं. एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है आपके पास, ओके, उसका मोमेंटम हम कैसे चेंज कर सकते हैं. तो देखो बच्चे, एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है. यहाँ मास तो चेंज नहीं होगा, आप वेलोसिटी को चेंज करोगे. और बच्चे अगर आपको स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा. ये हमने लॉ ऑफ इनर्शिया में सीखा था. सो बच्चे दिस सिंपली मींस इफ वी कैन कैलकुलेट द मोमेंटम चेंज, अगर हम मोमेंटम चेंज को पर्टिकुलर टाइम में कैलकुलेट कर सकें तो बच्चे उससे हम फोर्स निकाल सकते हैं. एंड बच्चे दिस इज द बेसिस ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो बच्चे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? हाउ डू वी राइट इट स्टेटमेंट? ओके, ऑलराइट, the rate of change of momentum, the rate of change of momentum is directly proportional to, the rate of change of momentum is directly proportional to force acting on the object. Okay, the rate of change of momentum is directly proportional to force acting on the object. बच्चे एक ऑब्जेक्ट पे पर्टिकुलर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है वो हम कैसे निकाल सकते हैं? इट इज बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो बच्चे इफ अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, ये हमारी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है,
अगर मैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फोर्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो बच्चे फोर्स विल बी ओके, फोर्स acting on the object, it would be equal to final momentum, sorry, not equal to, proportional to final momentum minus initial momentum all right, okay, will have to draw a line. Final momentum minus initial momentum divided by time, divided by time. So rate of change of momentum, it is directly proportional to force acting on the object. अब बच्चे इसके अंदर जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको हटाना पड़ेगा. It does not mean equal to. So for removing this proportionality sign in relations we have to put a constant. यहाँ आपको एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा. तो बच्चे यहाँ जो हम कांस्टेंट यूज करेंगे दैट वुड बी k. सो फोर्स F इट इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हट गया, इक्वल आ गया, तो इसकी जगह कांस्टेंट डालेंगे k. k इज कांस्टेंट. और बच्चे फाइनल मोमेंटम हम कैसे लिख सकते हैं, m v. ओके, इनिशियल मोमेंटम कैसे लिखेंगे, m u. जिस वेलोसिटी से कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है m u इनिशियल. ओके, एंड यू हैव टू डिवाइड दिस रिलेशन बाय टाइम. इसको क्या करेंगे, t से डिवाइड करेंगे. बच्चे यहां ब्रैकेट को क्लोज कर दो. ओके, k mv माइनस mu बाय t. अब बच्चे यहां जो k की वैल्यू है, k की वैल्यू हम क्या लेंगे, जो k है, k इज कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज टेकन एज 1. अब बच्चे जब आप फोर्स के लिए रिलेशन डिराइव कर रहे हो तो k की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं, कांस्टेंट की वैल्यू. पर बच्चे आपको ये चीज समझनी है कि ये हमेशा ऐसा नहीं होता. कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करेगी किस कॉन्सेप्ट के साथ रिलेटेड हम डेरिवेशन कर रहे हैं. फोर्स के केस में हम k को 1 लेते हैं. Okay, so if I take k as 1, this relation will become F is equal to m v minus u over t. Okay, हम कोशिश कर रहे हैं फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करने की. तो k की जगह हमने 1 डाल दिया बच्चे, तो वो तो हट ही गया. सो F is equal to m v minus u by t. और आप इसको कैसे लिख सकते हो, और दिस फॉर्मूला कैन बी ऑल्सो रिटन एज F इज इक्वल टू ma, और वी कैन ऑल्सो राइट दिस फॉर्मूला एज F इज इक्वल टू ma. ओके बच्चे, a का क्या, a कहां से आया है, v माइनस यू बाई टी. दिस इज फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. तो F क्या बन गया, F इज इक्वल टू ma. और यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट फोर्स बाय कैलकुलेटिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, m v माइनस यू बाय t, और F इज इक्वल टू ma. बच्चे इज दिस क्लियर, ये समझ आया हमने कैसे रिलेशन डिराइव किया है. हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बेसिस पे ही उसको मैथमेटिकली क्या कर दिया, डिराइव कर दिया. ऑलराइट, सो दिस इज माय फॉर्मूला, ये मेरा फॉर्मूला है. ओके बच्चे देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसको जैसे मर्जी रीअरेंज कर सकते हो. अगर आपको m लगाना है तो F इंटू टी बाई वी माइनस यू कर दो. तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा हुआ है. ऑलराइट, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल रीअरेंज दिस फॉर्मूला. ऑलराइट, चलो लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं. अब अच्छा, इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा, SI यूनिट. व्हाट इज इट्स स्टैंडर्ड यूनिट. अच्छा, इसका स्टैंडर्ड यूनिट है न्यूटन. ऑलराइट, स्टैंडर्ड यूनिट इज न्यूटन. बच्चे इसका एक और छोटा यूनिट होता है, द अदर यूनिट दैट इज डाइन.
Okay, the other unit is dyne. Other unit is dyne. Okay, this is a smaller unit. All right, और बचे 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 raised to power 5 times. 1 Newton is equal to 10 raised to power 5 times. Okay, this is the relation between them. 1 Newton is equal to 10 raised to power 5 times. अब अच्छा आपको ये भी एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको न्यूटन डिफाइन करना है. ओके, यू हैव टू डिफाइन 1 न्यूटन. डिफाइन 1 न्यूटन. ऑलराइट, तो बच्चे अगर मैं इस रिलेशन को देखूं, F इज इक्वल टू ma. So 1 Newton will be force, mass को 1 kg ले लो, acceleration will be taken as 1 meter per second square. So how is 1 Newton defined? बच्चे 1 Newton is that force. Okay, it is that force. It is that force which produces acceleration of 1 meter per second square in object of mass 1 kg. अगर बच्चे आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है, ऑलराइट, और उसके अंदर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो, ओके, तो बच्चे इसको हम क्या बोलेंगे? दैट फोर्स वुड बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, तो बच्चे दिस इज हाउ यू विल डिफाइन 1 न्यूटन. ऑलराइट, बच्चे हमने इसके न्यूमेरिकल्स भी किए थे फोर्स के. हैव वी डन न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फोर्स आल्सो? Okay, all right, chalo, done. So bachche, this is Newton's second law of motion. So we are through with this. All right, chalo, let's move on then. Bachche, now we will move on to Newton's third law of motion, that is action and reaction. Okay, Newton's third law of motion की तरफ बढ़ते हैं, that is action and reaction. All right, okay, so Newton's third law of motion, Newton's third law of motion. All right, now when you talk about Newton's third law of motion, but this is a very interesting law in that कि हम इसकी प्रैक्टिकलिटी को डेली लाइफ में देखेंगे. कैसे? बच्चे आपने एक चीज नोटिस की होगी, अगर हम ऑलराइट, कई बार इसको हम कई बार गलत कॉन्सेप्ट की तरह भी मतलब समझते हैं कि जैसे आपने दीवार पे जोर से पंच मारा तो आपके हाथ पे उतनी तेज चोट लगेगी, जितनी जोर से मारोगे उतनी तेज चोट लगेगी. एक्चुअली वो मोमेंटम चेंज के साथ रिलेट करते हैं, पर कई बार हम उसको इस तरीके से बोल देते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ओके, तो हाउ डू वी डिफाइन दिस लॉ? इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लॉ. इसको हम कहते हैं टू एवरी एक्शन, to every action there is equal and opposite reaction. Okay, to every action there is equal and opposite reaction. Okay, so bachche, how do we understand this law? All right, let me just take a practical situation. Let's say we have a box. Okay, और बच्चे ये जो बॉक्स है एक टेबल पे रखा हुआ है, हमने टेबल के सरफेस पे रखा हुआ है. All right, अब बच्चे let's say the mass of this box
इज 5 kg, ये इसका मास है। तो बच्चे व्हाट इज हैपनिंग व्हेन यू हैव प्लेस्ड दिस ऑन अ टेबल, दिस बॉक्स ऑन अ टेबल, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है? ये जो बॉक्स का बच्चे वेट है, बॉक्स का जो वेट है दैट इज एक्टिंग ऑन द टेबल। ओके, बॉक्स का जो वेट है वो टेबल पे एक्ट कर रहा है, और बच्चे टेबल क्या कर रहा है, एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जो है बॉक्स पे एक्सर्ट कर रहा है। जितना वेट, ओके, जितना वेट बॉक्स पे लग रहा है, सॉरी जितना वेट टेबल पे बॉक्स का लग रहा है बच्चे, उतना ही वेट, उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स टेबल क्या कर रहा है, बॉक्स पे एक्सर्ट करता है। तो बच्चे दिस पेयर विच इज फॉर्म्ड, इसको हम कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल। अ बॉक्स kept, a box kept on the table exerts weight on it, या weight on the table, और बच्चे ये जो बॉक्स का वेट टेबल पे एक्ट कर रहा है इसको हम क्या कहते हैं, एक्शन। बॉक्स इज एक्सर्टिंग वेट ऑन द टेबल। इन टर्न व्हाट इज हैपनिंग, जो टेबल है बच्चे वो इक्वल एंड ऑपोजिट क्या कर रहा है, फोर्स इक्वल टू वेट बॉक्स पे एक्सर्ट कर रहा है। ओके, ओके, द टेबल इन टर्न, the table also exerts equal force on the box. The table also exerts equal force on the box. और बच्चे इस फोर्स को हम क्या कह रहे हैं, दिस फोर्स इज नोन एज रिएक्शन। तो बच्चे अगर आप कोई भी प्रैक्टिकल सिचुएशन है जिसको देख रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर बनता है। जो टेबल का वेट है वो क्या बन गया, एक्शन, और जो टेबल वापस फोर्स एक्सर्ट कर रहा है बॉक्स पे उसको आप क्या बोलोगे, रिएक्शन। सो व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ आसपास के एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन देखोगे तो देयर वुड बी ऑलवेज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। ऑलराइट, सो यहां एक इंटरेस्टिंग चीज है इससे रिलेटेड कि जितनी एक्शन फोर्स लग रही है उतनी ही इक्वल रिएक्शन फोर्स लग रही है। तो बच्चे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस इक्वल हैं, इफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल देन व्हाई दे डू नॉट कैंसल ईच अदर आउट। अगर बच्चे एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस इक्वल हैं तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट क्यों नहीं करते। ओके, इफ एक्शन एंड reaction forces, if action and reaction forces are equal and opposite, if action and reaction forces are equal and opposite to each other, why they do not cancel each other out, why they do not cancel each other out. All right, so क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, पर एक दूसरे को कैंसल नहीं करते ये दोनों। अब अच्छा इसके पीछे रीजन क्या है, हाउ विल वी आंसर दिस क्वेश्चन, कैसे आंसर कर सकते हैं। एक्शन और रिएक्शन फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है,
पर वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। तो बच्चे इसको हम कैसे आंसर करेंगे? जो टेबल का वेट है, जो बॉक्स का वेट है, द बॉक्स वेट, इट इज एक्टिंग एज फोर्स ऑन द टेबल। और टेबल क्या कर रहा है बच्चे? इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, बट दैट फोर्स इज एक्टिंग ऑन दी बॉक्स। बॉक्स का वेट टेबल पे एक्ट कर रहा है, टेबल का जो रिएक्शन फोर्स है वो बॉक्स पे लग रहा है। ये दोनों फोर्सेस बच्चे एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहे, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लग रही हैं। दिस इज द रीजन दे डू नॉट कैंसल ईच अदर आउट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम? The action reaction forces, the action reaction forces the action reaction forces do not cancel each other out as they act on different objects, as they act on different objects. बच्चे जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करते? एज दे एक्ट ऑन as they act on different objects. बच्चे दोनों फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं कर रही। बॉक्स का वेट टेबल पे एक्ट कर रहा है, टेबल का रिएक्शन बॉक्स पे एक्ट कर रहा है, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, इसलिए ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करती। ओके, इज दिस क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ऑलराइट, ठीक है। अब बच्चे एक्शन रिएक्शन के कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं डेली लाइफ में। ओके, सम ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दैट वी सी ऑफ थर्ड लॉ। Okay, some of the practical applications. Number one, बच्चे सबसे पहला जो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, आपने देखा होगा कि बच्चे जब हम चलते हैं, when we walk, how are we able to walk forward? बच्चे it is due to friction between the feet and the earth. हमारा जो बच्चे फीट है उसके बीच में अर्थ के क्या है? फ्रिक्शन है। जब हम आगे की साइड मूव करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपने पैरों से अर्थ को पीछे पुश करते हैं और अर्थ हम पे एक्शन फोर्स लगाती है, रिएक्शन फोर्स लगाती है, सॉरी, बाय विच वी मूव फॉरवर्ड। ओके, व्हेन वी वॉक या व्हेन वी वांट टू वॉक, आवर फीट push the ground backwards. हम क्या करते हैं बच्चे? ग्राउंड को बैकवर्ड्स पुश करते हैं। अब बच्चे जब हम ग्राउंड को बैकवर्ड्स पुश करते हैं तो क्या होता है? ये हमारा एक्शन फोर्स हो गया, दिस इज आवर एक्शन फोर्स। ओके, तो बच्चे रिएक्शन फोर्स क्या होगा? व्हाट वुड बी द रिएक्शन? द अर्थ विल पुश अस फॉरवर्ड। ओके, द अर्थ pushes us forward.
हमने ग्राउंड या अर्थ को पीछे पुश किया, तो अर्थ या ग्राउंड ने क्या किया, हमें आगे पुश किया, एंड दिस विल बी टर्म्ड एज रिएक्शन। ओके। अब अच्छा, आपने कई बार देखा होगा जैसे टीवी में हम देखते हैं एनिमल्स को भागते हुए, तो अगर स्लो मोशन में दिखाते तो आप जब एनिमल को भागते हुए देखोगे तो उनके पैरों से जो डस्ट है पीछे की साइड जाती है, क्योंकि वो अर्थ को पीछे की साइड पुश कर रहे हैं। तो जितना तेजी से हम अर्थ को पीछे पुश करेंगे उतना ही ज्यादा हमें आगे के लिए फोर्स मिलेगा, और उतना ही तेज हम क्या कर पाएंगे, भाग पाएंगे। हाँ जी रितन जी। रितन जी। हाँ जी रितन जी। यस सर। हाँ जी बोलो, आपका हाथ ऊपर है। यस सर। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि सर जो रनिंग मशीन होता है सर, उसमें हम लोग हमारे जो पैर की फोर्स है वो उस पे एक्ट होता है और रिएक्शन में उसका भी लगता है। हम लोग दौड़ते हैं लेकिन हम लोग डिस्टेंस कवर भी नहीं कर पाते। मींस डिस्टेंस तो कवर होना चाहिए था ना। वजह आपको यहाँ ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो ट्रेडमिल की आप बात कर रहे हो, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडमिल। यस सर। तो ट्रेडमिल में बचे आपके पैरों के बीच में जो ट्रेड है उसके बीच में फ्रिक्शन है, उससे आप क्या कर रहे हो, उसको पीछे पुश कर रहे हो। ओके, उसको पीछे पुश कर रहे हो, उससे हमारा क्या रिएक्शन हो रहा है, हम आगे की साइड जा रहे हैं। पर बच्चे आपका जो ट्रेडमिल इट इज नॉट स्टैटिक, इट इज मूविंग, इट इज मूविंग। वो तो एक जगह पे टिका नहीं है ना, जैसे अर्थ है, अर्थ तो फिक्स है। इतना बड़ा हम अर्थ को एक साथ थोड़ी पुश कर सकते पीछे। पर जो भी आप फोर्स अर्थ पे लगा रहे हो उसका आपको रिएक्शन क्या मिलता है, ऑपोजिट, एंड दिस इज द रीजन यू आर मूविंग फॉरवर्ड। तो जब ट्रेडमिल की बात करते हो तो ट्रेडमिल में क्या हो रहा है, आपका जो ट्रेड है वो तो रोल होता जा रहा है ना। तो इसका इफेक्ट क्या है, अच्छा आप सर। उसी जगह पे रहते हो। जितनी जोर से आप फोर्स एक्सर्ट करोगे उतनी तेजी से ट्रेडमिल घूमता है, सो यू आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड, पर उसी जगह पे भागोगे। क्लियर। यस सर। अगर ट्रेड फिक्स होता फिर आप आगे जाते, पर ऐसा तो है ही नहीं। क्लियर। लेकिन सर एक्शन तो लग ही रहा है उस पे। बेटा मैंने कब बोला कि एक्शन नहीं लग रहा, आपने एक्शन लगाया तो उस एक्शन का क्या रिएक्शन मिला है। आप आपने एक्शन लगाया, ट्रेड घूमा नहीं, ट्रेडमिल घूमी नहीं, सर घुमा। घूमी। लेकिन वो और भी ट्रेडमिल स्टैटिक। बचे अर्थ के साथ थोड़ी कंपेयर कर सकते हैं। अर्थ तो बहुत बड़ी है, उसका मास बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वो फोर्स अगर हम उसके साथ रिलेट करके देखेंगे तो उसको तो हम डिस्टिंग्विश भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपने अर्थ पे फोर्स लगाया, अर्थ ने आपको आगे पुश फॉरवर्ड कर दिया, तो अर्थ तो एक तरीके से स्टैटिक है। पर ट्रेडमिल के साथ थोड़ी हम ये देख पाएंगे। ट्रेडमिल पे आपने फोर्स लगाई, ट्रेडमिल घूमी, दिस इज द रीजन यू स्टे एट वन प्लेस। ओके ठीक सर। है, आप जितनी तेजी से पीछे फोर्स लगाओगे उतनी तेजी से ट्रेडमिल घूमेगी। अगर ट्रेडमिल को स्टैटिक कर दो फिर आप आगे भागोगे। ओके, उसके बाद है बच्चे सेकंड, हम इसको और कहां देखते हैं। बच्चे हमने टेबल के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट रखा है वो वाला पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, ऑलराइट। ये बच्चे आपने नोटिस किया होगा कई बार जब हम बोट में खड़े होते हैं, बोट इज स्टेशनरी, और हम बोट से आगे की साइड उतरने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे बोट जो है पीछे मूव हो जाती है। ये आपने देखा होगा, अगर हम बोटिंग के लिए जाते हैं तो बोट को बांधते हैं पहले, फिर भी जब हम बोट से उतरने की कोशिश करते हैं, जब आप आगे की साइड जंप करते हो तो बोट पीछे जाती है। तो दैट इज एक्शन रिएक्शन पेयर बीइंग फॉर्म्ड। ओके, व्हेन वी जंप आउट ऑफ द बोट, ठीक है, तो क्या होता है, इट मूव्स बैकवर्ड्स। ओके, तो हुआ क्या, आपने बोट को पीछे पुश किया, एक्शन, बोट ने आपको आगे मूव कर दिया, रिएक्शन। ठीक है, आप आगे की साइड जंप हुए, बोट पीछे चली गई, तो यहां भी एक्शन रिएक्शन पेयर बन गया।
थर्ड, हम इसको बच्चे शूटिंग, जब गन को शूट करते हैं तो उसमें भी देख सकते हैं। जब आप बच्चे बुलेट फायर करते हो तो बुलेट आगे जाती है, गन पीछे आती है। ओके, अ गन रिकॉइल्स ऑन फायरिंग ऑफ बुलेट। राइट, आपने बुलेट को फायर किया, गन रिकॉइल होगी, बुलेट आगे गई, गन पीछे आएगी। ओके, द बुलेट विल मूव फॉरवर्ड, द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड, whereas the gun moves backward. ओके, बचे स्विमिंग में जब स्विमर स्विम करता है वाटर में तो एक्शन क्या होता है? द स्विमर विल पुश द वाटर बैकवर्ड विद हिज हैंड्स एंड हिज फीट। और बचे उसका रिएक्शन क्या होगा? वाटर विल पुश द स्विमर फॉरवर्ड। ओके, तो स्विमिंग में भी हम देखते हैं, ये स्विमिंग में भी आपको एक्शन रिएक्शन दिखेगा। अ स्विमर pushes water backward okay, this is action. What is reaction? While water pushes the swimmer forward. ओके, तो यहाँ एक सिंपल सा लॉजिक है, जितना तेजी से आप वाटर को पीछे पुश करोगे आप उतनी तेजी से क्या करोगे? आगे जाओगे। ऑलराइट, सो व्हेन अ स्विमर विल push the water backward, which is action, the water will push the swimmer forward. Okay, and this would be reaction. ठीक है बच्चे, तो ये कुछ बच्चे कॉमन एग्जांपल हो गए एक्शन रिएक्शन पेयर्स के। आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जज करना पड़ेगा कि एक्शन क्या लगा है और या रिएक्शन क्या हुआ है। ओके, चलो, सो वी विल बी मूविंग ऑन नाउ। बच्चे दी लास्ट टॉपिक यू कैन से, ये हमारे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का लास्ट टॉपिक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऑलराइट, अब अच्छा इसकी स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे? पहले मैं आपको स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, फिर इसको हम मैथमेटिकली डिराइव करेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो हाउ डू वी डिफाइन दिस? द सम ऑफ, बच्चे अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट सिस्टम लेते हो, द सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम, द सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम, the sum of initial momentum is equal to sum of final momentum. The sum of initial momentum is equal to sum of final momentum. In a isolated system. अगर बच्चे आपके पास कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, ओके, सिस्टम का मतलब होता है जब जहां एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हो। सो यू हैव अ सिस्टम वेयर यू हैव मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स।
तो वहां बचे आइसोलेटेड सिस्टम में जो उनका इनिशियल मोमेंटम होगा उसका सम किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम। ओके, चलो अब बच्चे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रैक्टिकली। लेट्स से यू हैव अ बॉल, आपके पास एक बॉल है, ऑलराइट, और बच्चे इस बॉल का मास है m, बॉल का मास है m, and let's say it is moving with some initial velocity, let's say it is moving with some initial velocity, okay, it is not at rest। अब बच्चे आपने क्या किया, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई, फोर्स लगाई, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन दिस, ओके जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट, ऑलराइट, एक मिनट एक मिनट, इसको दूसरे तरीके से करते हैं। ओके, लेट्स से बच्चे यू हैव अ बॉल, ओके, इसका मास है m, ओके, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट a, m1 हो गया इसका मास, एंड इट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u1। इसको दूसरे तरीके से डिराइव करते हैं। ओके, एक और आपके पास बचे ऑब्जेक्ट है, आपके पास एक और ऑब्जेक्ट है, ओके, लेट्स से इट्स मास इज m2, ओके, दिस इज ऑब्जेक्ट b, दिस इज u2। अब बच्चे बोथ आर रोलिंग इन द सेम डायरेक्शन, बोथ आर रोलिंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में दोनों रोल कर रहे हैं। और बच्चे कंडीशन क्या है, कंडीशन इज u1, u1 इज ग्रेटर देन u2, u1 क्या है, ग्रेटर देन u2, कंडीशन ये है। You have two objects of mass m1 and m2, m1 and m2 they are both moving in same direction, m1 जो पीछे से आ रहा है उसकी जो velocity है initial u1, it is greater than u2। तो बच्चे what is going to happen after some time, after some time they are going to collide with each other। थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे, टकरा जाएंगे, they are going to collide with each other। just a moment। ओके, टकराना ही बड़ा मुश्किल हो गया इनको, ठीक है, चलो, सो दे कोलाइड विद ईच अदर। अब अच्छा, व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर m1 m2, व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर फॉर टाइम t, दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड हुए, लेट्स से फॉर सम टाइम t, तो बच्चे m1 इज गोइंग टू एक्सर्ट फोर्स ऑन m2, in turn m2 is going to exert same amount of force on m1 according to Newton's third law of motion, action reaction pair। और बच्चे जब इनकी टक्कर हो गई उसके बाद क्या होगा, दे बोथ विल मूव अपार्ट, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, ओके, दे बोथ गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर आफ्टर द collision, a b। बच्चे मास तो चेंज नहीं होगा, मास वुड बी सेम, मास इज नॉट गोइंग टू चेंज, पर दोनों की वेलोसिटी जरूर चेंज होगी टक्कर के बाद। तो पहले वाले की फाइनल वेलोसिटी होगी v1, दूसरे वाले की फाइनल वेलोसिटी होगी v2। और बच्चे ये कलीजन कितने टाइम के लिए लास्ट करेगा, फॉर टाइम t। ओके, तो बच्चे ये जो कंडीशन बनी है कि जहां हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स थे, दोनों कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे थे सेम डायरेक्शन में, जो पीछे से ऑब्जेक्ट आया उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा थी तो आपस में टकरा गए, जब आपस में टकराए तो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट की, फिर दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और दोनों की वेलोसिटी होगी v1 v2। तो बच्चे अगर मैं इस सिचुएशन को एनालाइज करूं तो मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को क्या कर सकता हूं, प्रूफ कर सकता हूं। ओके, अब बच्चे प्रूफ कैसे करेंगे इस लॉ को, वी आर वर्किंग ऑन दैट, मैंने आपको कंडीशन समझा दी है, लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस। ओके, लेट्स से okay, let there be two objects, let there be two objects of mass m1 and m2, moving with
initial velocity u1 and u2 respectively. कंडीशन क्या बचे कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास है m1 दूसरे का m2 एंड दे आर मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 रेस्पेक्टिवली. अब बच्चे ये सब एक सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. कंडीशन क्या है, u1 इज ग्रेटर देन u2. सो आफ्टर सम टाइम t, आफ्टर सम टाइम both objects will collide with each other. Both objects will collide with each other and exert equal force okay let's slightly थोड़ी सी लाइन चेंज करते हैं. after some time both objects will collide and they will exert equal and opposite force on each other. ओके एंड आफ्टर कलीजन क्या होगा, आफ्टर कलीजन दे मूव विथ, टकराने के बाद बच्चे क्या होगा, after collision they move with velocity v1 and v2. all right, चलो अब बच्चे इसको एनालाइज करके देखते हैं. वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स थे. ओके दोनों के बीच में टक्कर हुई फॉर सम टाइम t. ओके तो क्या होगा बच्चे, ड्यूरिंग कलीजन क्या होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे. दोनों का कुछ इनिशियल मोमेंटम भी था. जब दोनों आपस में टकराए तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं. तो बच्चे फोर्स क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर है. ओके सो F फोर्स, देखो अब इसको हम डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं. फोर्स एक्सर्टेड बाय A ऑन B, इट इज इक्वल टू माइनस F B ओवर A. अब बच्चे इसको कैसे हम लिखेंगे या कैसे समझेंगे, हमारे जब दोनों ऑब्जेक्ट्स यहां टकराए जब दोनों ऑब्जेक्ट्स, ओके तो दोनों ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम चेंज हुआ और उस मोमेंटम चेंज की वजह से दोनों ने एक दूसरे के ऊपर क्या किया, फोर्स एक्सर्ट किया. पर बच्चे फोर्स एक्सर्टेड बाय A ऑन B एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय B ऑन A, ये इक्वल एंड ऑपोजिट है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ. So force exerted by A on B is equal and opposite to force exerted by B on A. अब बच्चे क्या हम इस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या हम इस फोर्स को मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर मैं बच्चे मोमेंटम चेंज निकाल लूं तो मैं इस फोर्स को कैलकुलेट कर सकता हूं. तो बच्चे फोर्स एक्सर्टेड बाय A on B, ये कैसे निकालेंगे हम, m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाय t. बच्चे टाइम क्या है, t जितने में उनकी कलीजन हुई, इट इज इक्वल टू माइनस है यहाँ क्योंकि ऑपोजिट है, ब्रैकेट में m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाय t डिवाइडेड बाय t. ऑलराइट, तो बच्चे यहां क्या रिलेशन बन रहा है, ध्यान से देखिए. m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाय t, इट इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस m2 v2 माइनस m2 u2 बाय t.
तो बच्चे हम क्या कोशिश कर रहे हैं, फोर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो दोनों ऑब्जेक्ट्स ने एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट की है। तो वो कैसे निकलेगी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो मेरा ये रिलेशन बन गया, ये मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन ए, दिस इज माय रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन बी। तो दोनों का इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स आ जाएगी इससे। ऑलराइट, अब अच्छा दोनों में टाइम टी सेम है तो ये तो कट जाएगा। व्हाट इज टी, टी इज टाइम ऑफ कोलिजन, दैट इज सेम फॉर बोथ। अब अच्छा ब्रैकेट खोल के इसको रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं, m1v1 माइनस m1u1 इट इज इक्वल टू माइनस m2v2। अब अच्छा यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इट वुड बिकम प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इट वुड बिकम प्लस m2u2, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया बच्चे, प्लस हो गया। अब बच्चे इसको रीअरेंज करके देखिए, इनिशियल मोमेंटम एक साथ कर लो, फाइनल मोमेंटम सारा एक साथ कर लो। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो ये क्या बन जाएगा, इट वुड बी m1u1 प्लस m2u2, सॉरी m1u1 प्लस m2u2 इट इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। मैंने बच्चे इन्हें रीअरेंज कर लिया। अब बच्चे व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज, क्या इंटरेस्टिंग है इस चीज में कि आपका जो सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम है, ओके, द सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम, दिस पोर्शन, इट इज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, m1u1 प्लस m2u2 it is equal to m1v1 plus m2v2, sum of initial momentum it is equal to sum of final momentum। तो बच्चे ये हमने डिराइव कर लिया and this is how you will prove the law, this is how you will prove the law। ओके, ये डेरिवेशन हमें करनी आनी चाहिए, ये 3 नंबर तक का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ओके, तो इसको हम कैसे, देखो यहां हम क्या देख रहे हैं, the sum of initial momentum of the system, isolated system, sum of initial momentum it is equal to sum of final momentum। ऑलराइट, तो ये बचे हमारा रिलेशन बन गया। ओके, दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड इट। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी, सबको समझ आ गया? Is this clear? Okay, all right, चलो अब अच्छा इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करके देखते हैं। I'll give you a very simple numerical. Let's try to solve a numerical based on this। और जो बच्चे हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम और कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं इस पे सॉल्व करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। पर अभी के लिए मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं। ओके, देखते हैं इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। लेट्स से ओके, a boy of mass 50 kg running with initial velocity of, या आप सिंपली लिख लो running with speed of 5 meter per second, jumps on a stationary cart of mass, let's say 20 kg. They then move together. Find final velocity. Find final velocity of the system। आपको क्या करना है बच्चे,
इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है सिस्टम की। ओके बच्चे, ऑलवेज ट्राई टू एनालाइज द क्वेश्चन एंड देन डिराइव ए रिलेशन। रिलेशन हमें खुद बनाना पड़ेगा, बस याद ये रखना है कि सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इट इज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम। सो बच्चे व्हाट इज गिवन हियर, यहाँ क्या क्या दिया है, यहाँ मास ऑफ बॉय दिया हुआ है। सो बच्चे मास ऑफ बॉय, लेट्स राइट इट एज m1। ये वेरिएबल भी आपको खुद सेट करने पड़ेंगे। सो मास ऑफ बॉय m1 इट इज 50 kg, और इसकी इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। सो ही इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी v1, ऑलराइट। और बच्चे जो इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड है उसकी वो कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ही जंप्स ऑन अ स्टेशनरी कार्ट। तो बच्चे स्टेशनरी कार्ट है मतलब कार्ट इज एट रेस्ट, तो कार्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, पर उसका मास दिया हुआ है 20 kg। ओके, सो मास ऑफ कार्ट इसको लिखेंगे m2, दैट इज इक्वल टू 20 kg। ऑलराइट, मास ऑफ कार्ट इज इक्वल टू 20 kg। इनिशियल वेलोसिटी, ओके वैसे बच्चे ये लिखने की जरूरत नहीं है, इफ यू वांट टू राइट दिस डाउन यू कैन राइट दिस डाउन। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट, okay, initial velocity of cart, let's write it as v2, it is 0 because it is at rest। उसके बाद बच्चे क्या हुआ, वो जो बॉय है उस कार्ट के ऊपर जंप कर गया एंड दे मूव्ड टुगेदर। तो बच्चे अब टोटल मास क्या बनेगा आफ्टर द बॉय जंप्ड, टोटल मास, ओके, दैट इज बॉय प्लस कार्ट, बॉय प्लस कार्ट। तो बच्चे इसको लिख देते हैं m3, दैट वुड बी इक्वल टू 70 kg। ओके, आपको फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, तो उसको लिख लेते हैं v3, ये फाइंड करना है। सो बच्चे दिस इज द सिचुएशन, ये मेरी सिचुएशन है। मास ऑफ बॉय m1 50 kg, ही इज रनिंग विद इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो उसको हमने u1, सॉरी ओके ओके जस्ट अ मोमेंट, आई हैव टू पुट इट एज u1, मैंने v1 लिख दिया, गलत लिख दिया, u1, इसको v2 नहीं लिखना है, इसको u2 लिखना है, इसको सिर्फ v लिख लो क्योंकि फाइनल वेलोसिटी अकेला ही है तो v। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट u2 इज 0, मैंने बच्चे v लिख दिया था, गलत लिख दिया था, मुझे u लिखना था। टोटल मास बॉय प्लस कार्ट m3 70 kg एंड फाइनल वेलोसिटी इज v। अब बच्चे अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊं, सो दैट मींस m1 u1 प्लस m2 u2 should be equal to m3v, sum of initial momentum should be equal to sum of final momentum। तो m1 u1 momentum of boy, m2 u2 momentum of cart, m3v that is mass of boy plus cart into final velocity when they move together। ठीक है, तो बच्चे यहां हम वैल्यूज पुट करेंगे, m1 is 50, u1 is 5। ओके, तो बच्चे यहाँ क्या रिलेशन बनेगा, लेट्स पुट द रिलेशन, इट वुड बी 50 इंटू 5, ये तो बच्चे 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल कार्ट का 0 है। मास ऑफ द बॉय एंड कार्ट दैट इज 70 v। तो बच्चे आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो इट वुड बी 250 बाय 70, 250 बाय 70, सॉल्व करिए कितना आता है आंसर, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, फाइनल वेलोसिटी सिस्टम का कितना बनेगा, 250 को 70 से डिवाइड करो, ओके 3.5 मीटर पर सेकेंड, 3.5 मीटर पर सेकेंड बन रहा है। 73 to 10, ओके। और बच्चे इसकी वैल्यू देखो, इट इज पॉजिटिव,
पॉजिटिव 3.5। सो दिस मीन्स जिस डायरेक्शन में बॉय भाग रहा था उसी डायरेक्शन में कार्ट और बॉय फाइनल वेलोसिटी शो करेंगे। तो बच्चे साइन से भी आपको पता लगेगा कि सिस्टम किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो बच्चे जो हमारा सिस्टम है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? आवर सिस्टम विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ बॉय। बॉय जिस डायरेक्शन में भाग रहा था उसी डायरेक्शन में सिस्टम क्या करेगा? मूव करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो बच्चे इस तरीके से हम क्या करेंगे? विल बी सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बच्चे इसके अंदर और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन करना है हमें सिचुएशंस देखनी है कि जब दो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चे विल बी पिकिंग दिस अप इन आवर नेक्स्ट सेशन। ठीक है, we'll be picking this up in our next session where we'll be solving numericals based on law of conservation of momentum, and बच्चे we'll also try to solve some questions based on force से related और momentum से related कुछ और questions जो हैं हम अपनी next class में क्या करेंगे? solve करेंगे। All right, so I'll be stopping here today. We'll be continuing this further in the next class.